चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या देखना है। चैप्टर का नाम ही अपने आप में सब कुछ सजेस्ट करता है कि इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे जब देश को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम ब्रॉडली बात करेंगे कि उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जिससे ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, उसके क्या हालात थे, इंडस्ट्रीज़ का क्या डेवलपमेंट था, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड हमारा जो कि लगभग अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड फेमस था इन 16th और 17th सेंचुरी, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल था वो अपनी सुप्रीम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल के लिए और क्राफ्टमैनशिप के लिए वर्ल्ड वाइड रिनोन था। जब ब्रिटिशर्स 1947 के अंदर हमारे देश को छोड़ के गए तो उस समय उसके क्या हालात कर दिए उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था देश का वो क्या था, वो सारी बातें हमें इसके अंदर चैप्टर में पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सारी बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा और बुक्स अपने सामने ओपन कर लीजिए। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए तभी आपको मजा आएगा। चलिए देखिए सबसे पहले एक वर्ड है कॉलोनियल रूल। इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनियल रूल बेसिकली वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई वेल्दी नेशन किसी दूसरे नेशन को एक्सप्लॉइट करता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को रिच करने के लिए। तो वो टाइम पीरियड जिसमें वेल्दी नेशन ने दूसरे नेशन को एक्सप्लॉइट किया, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल रूल। हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो 1857 में ख़त्म हो गया था और 1858 से जो इंडिया था वो सीधे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंडर ऑपरेट कर रहा था। 1858 से लेके 1947 तक एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हो कॉलोनियल रूल का, जिसमें ब्रिटिश राज ने अच्छे से इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया और उसके कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दो ही मकसद थे। वन वॉज द प्रोटेक्शन एंड सेकेंड वॉज द प्रमोशन। नाउ व्हाट इज दिस प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन? ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की जरूरत थी, उनके पास मशीनरीज तो आ गई थी, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर कोई भी आउटपुट तैयार करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जो है वो सारा का सारा अवेलेबल था कहाँ पर? इंडिया के अंदर। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, जो भी यहां से रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स इंपोर्ट किया करते थे ब्रिटेन में, और इंडिया से क्या हो रहा था? एक्सपोर्ट हो रहा था। तो देखने में क्या लग रहा है? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छा, सेकेंड एस्पेक्ट वो क्या करते थे, जो यहां से रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन में उससे फिनिश गुड तैयार किया जाता था और वो फिनिश गुड इंडिया की मार्केट में बेचा जाता था। जो इंडिया के गुड्स थे, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, उसके ऊपर जानबूझ के हैवी टैक्सेस इंपोज किए गए, लेबर्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया अगर वो इंडियन एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहे हैं, ताकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं हैंडीक्राफ्ट की वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। और वंस वो पूरी खत्म हो जाएंगी तो ऑब्वियसली लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें ब्रिटेन मेड गुड्स को परचेज करना पड़ेगा। तो दो तरीके से जो सारा का सारा फोकस था ब्रिटिश राज का वो दो चीजों पे था। वन वाज द प्रोटेक्शन, सेकंड वाज द प्रमोशन। प्रोटेक्शन कैसे करते थे? वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, वो यहाँ से सारा का सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और अपनी कंट्री में एक तरह से इंपोर्ट कर रहे थे। और सेकेंड, वहाँ पे जो माल तैयार हो रहा था उसकी एक रेडीमेड मार्केट उन्हें इंडिया में मिल रही थी। उन्होंने जो इंडिया मेड गुड्स थे उस पर जानबूझ के हैवी टैक्सेस लगा दिए, उसकी लेबर को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि ब्रिटेन के गुड्स इंडिया के अंदर बिक सके। तो ये डुअल पर्पस के साथ पूरा का पूरा ब्रिटिश राज हमें देखने को मिला। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे 1858 से 1947 के अंदर किस तरीके से ब्रिटिश राज के अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए एज वेल एज क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के नाम पे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी भलाई के लिए बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया था। वो भी उसके अंदर किस तरीके से उनका मोटिव छुपा हुआ था, वो सारी बातें करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग
बहुत तरीके से पूरी बुक हमारी इसमें तैयार हो चुकी है, आपके सामने है। और इस बुक से बाहर आपको कुछ नहीं करना। ये बुक पूरी आपकी एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अच्छे से कवर करती है, बहुत अच्छे रेफरेंस में कवर अप करती है। जहाँ जहाँ आपको बाइफर्केशंस की ज़रूरत है और अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले colonial rule is the practice of wealthy nation to exploit resources of other nation to extend its control on larger region. In simple words, stronger nation dominates weaker section and for its own benefits. British Raj from 1958 to 1947 is the perfect example of colonial rule by Britishers over India. एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना है। ये नहीं हो सकता कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर ले और उसमें से कुछ आ जाएगा। आप चीज़ों को समझिए, क्या पर्पस था, लोगों की इंटेंशन क्या थी, किस तरीके से वो काम करते थे, एंड दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें हिस्ट्री। देखिए, जब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझेगी कि हमारी इकोनॉमी ने क्या फेस किया। आप थ्योरीज पढ़ते हैं माइक्रो में, मैक्रो के अंदर कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन वो डेवलप कब होती है? जब आप पास्ट में कुछ ऑब्जर्व करते हो और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही चीज़ें निकल के आती हैं। इसीलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आइए, लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन इन डिटेल। Before British rule, India was termed as Gold Sidaya. Now, what is this? आपको पता है बहुत अच्छे से, ब्रिटिश राज से पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सोना तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। It was well known for its handicraft, cotton and silk industries, huge availability of precious metals and stones. These products were enjoying the monopoly in the worldwide market because of high standards of craftsmanship and supreme quality of raw material. देखिए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि कॉलोनियल रूल होता क्या है। सेकंड, कॉलोनियल रूल इंडिया में कब से कब तक रहा? 1858 से 1947। ठीक है। तीसरी चीज, क्यों हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे? तो उसके पीछे कारण यही था कि हमारे, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि विश्व का जो फॉरेन ट्रेड था, 70% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेशन इंडिया का हुआ करता था। इतनी सुप्रीम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे हुआ करते थे 16वीं शताब्दी के अंदर। मतलब आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस पोजीशन को पाने के लिए, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां रही हैं 16th सेंचुरी के अंदर, 15th सेंचुरी के अंदर, इतनी सुप्रीम क्वालिटी की हमारी प्रोडक्शन हुआ करती थी कि 70% से ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों का हिस्सा हुआ करता था पूरे वर्ल्ड के फॉरेन ट्रेड के अंदर। देखिए, तो ये पूछा जा सकता है, दीज प्रोडक्ट्स वर एंजॉइंग द मोनोपोली बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड सुप्रीम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक था। मैंने आपको बताया विश्व का मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड इंडिया से हुआ करता था। अब इन कारणों की वजह से ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन था, वो बड़ा अट्रैक्ट हो रहा था। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई, स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी, कि आपको जाके एशिया में बिजनेस करना, और एशिया में टारगेट ही किसको करना है? इंडिया को। मुगल्स के साथ उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू किया और ग्रेजुअली वो इतना हिंदुस्तान के अंदर घुसते चले गए कि जितने भी मेन रीजन्स थे वहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रेड हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। एंड एक टाइम ऐसा आया कि फिर हिंदुस्तान में लोगों ने इस चीज़ को एहसास किया, और आपने 1857 का रिवोल्ट सुना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, उसका जो शासन था वो देश से ख़त्म हो गया, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो ख़त्म नहीं हुआ। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। 1858 ऑनवर्ड्स ये जो ब्रिटिशर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इंडिया को सीधे ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेट करवाना शुरू कर दिया।
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन कर रही थी इंडिया के लिए, वो नहीं डिजाइन कर रही थी, लेकिन अब वो सीधे ऑपरेट हो रही थी कहां से? ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। तो आइए, it was one of the largest manufacturing hub before colonial rule. This attracted East India Company to move towards India for expansion of British trade, and gradually it leads to the rule of Britishers on Indian economy from 1858 to 1947. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको, जरूरी नहीं है करना। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन, इनिशियली विद मुगल इंडिया एंड द ईस्ट इंडीज एंड लेटर ऑन क्वीन चाइना। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जरूरी नहीं है इसे करना, मेन तो ऊपर वाली बात है। द कंपनी एंडेड अप सीजिंग कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, colonial parts of Southeast Asia and colonized Hong Kong after a war with Qing China। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिया गया है, जस्ट फॉर रेफरेंस दिया गया है कि था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तानियों को परेशान नहीं किया, सभी उनसे दुखी थे। ठीक है, चलिए, मेन मोटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन मोटिव क्या था? देखिए, मेन मोटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज के दो थे, वन वॉज द प्रोटेक्शन, सेकेंड वॉज द प्रमोशन, जो मैंने आपको बताया अभी। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर दिस इंडियन इकोनॉमी वॉज कन्वर्टेड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और प्रमोशन के लिए, इसके लिए उन्होंने हमें क्या किया? इंडियन इकोनॉमी वॉज कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, अब आजा भाई। Britishers used to export raw material from India to their home country after making value additions in raw material, मतलब उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स वर इंपोर्टेड टू इंडिया फॉर कंजम्पशन। तो आप सोच रहे होंगे इसमें दिक्कत क्या थी। देखिए, किसी भी देश के लिए ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जब उसका रॉ मटेरियल उसको दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना पड़ जाए। आप एक देखो, एक रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, अगर हम उसको मशीन्स के थ्रू वैल्यू एडिशंस कर दे, लेबर लगा के वैल्यू एडिशन कर दे, उससे फिनिश प्रोडक्ट बना दे, तो वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए की तैयार हो जाती है। मतलब आप अल्टीमेटली अपने नेचुरल रिसोर्स को बेच रहे हो अपने देश में अर्निंग्स जनरेट करने के लिए, रादर देन आपको क्या करना चाहिए? अपने नेचुरल रिसोर्स को खुद यूज करना चाहिए, उस 10 रुपए की चीज को खुद 100 रुपए बनाना चाहिए, ताकि आपके देश की पर कैपिटा इनकम बढ़े, आपकी देश की नेशनल इनकम बढ़े। ये जो एक नेचुरल बेनिफिट आपको मिला हुआ है, उसको आपको खुद यूज करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत दिमाग लगाया, देश से सारा रॉ मटेरियल निकालते थे, अपने देश में बनाते थे और फिर इंडिया में लाते थे कि यहां बेचेंगे। और वो जो बीच का वैल्यू एडिशन था, वो उससे ही इतना कमा गए, इतना जबरदस्त तरीके से कमा गए कि जो सोने की चिड़िया का टैग था हमसे ले गए। चलिए, they made the policies to impose higher taxes on made in India goods to make it costly, so that British made products could enjoy considerable market size in India. Britishers' interest in the development in economy can be understood. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं आगे बढ़ने से पहले। आप ये समझो कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस देश की नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। उन्होंने कभी इसका कैलकुलेशन ही नहीं करवाया। इंडिया ऑपरेट हो रहा है ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, लेकिन दे नेवर मेड द एफर्ट्स टू नो, टू एसर्टेन दैट व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ दिस इंडिया, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम। चलो, आप राज कर रहे हो तो कम से कम इस देश के लोगों को तो अपना समझो। नेवर। देखिए, ब्रिटिशर इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैंडिडेट विद द फैक्ट दैट never made any healthy attempt to compute the national and per capita income of India. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than the 2%, coupled with 0.5% growth in per capita output per year. जो मोस्ट ऑफ द स्टडीज निकल के आए कि देश का जीडीपी सिर्फ 2% बढ़ा था और हाफ पर कैपिटा इनकम 0.5%। खैर, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मतलब मेन चीज क्या है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालनी चाहिए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इस चैप्टर को हमने ब्रॉडली जो बांटा है कि ब्रिटिश रूल का जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो देखिए इस तरीके से हमने इसे डिवाइड किया है कि इम्पैक्ट जीडीपी पे क्या पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑक्यूपेशनल, देखिए
impact of colonial rule on different sectors, whether you are talking about agriculture sector, industrial sector या foreign trade. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा था. तो पूरे चैप्टर को हमें इस तरीके से पढ़ना है. अभी हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर से, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, फिर फॉरेन ट्रेड पे, और फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है. पूरे चैप्टर में फोकस सिर्फ इतना है कि इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे जब उसको आज़ादी मिली. तो आप फटाफट जितना भी मैंने पढ़ा एक बार बुक से गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच ओवर करते हैं. थैंक यू. चलिए, इस चैप्टर में अब हमें पढ़ना क्या है. तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि जो कॉलोनियल रूल था, जो 1858 से 1947 तक का पीरियड था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे. और उसको समझने के लिए मैंने इस पूरे के पूरे इम्पैक्ट को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है. पहला, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. जब मैं बात करता हूँ डिफरेंट सेक्टर से, तो मेरा उसका मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ा, इंडस्ट्रीज़ का क्या डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन सेक्टर हमारा कितना स्ट्रांग हुआ. सेकेंड, इसमें हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की. डेमोग्राफी क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, एजुकेशन. तो 1858 से 1947 के बीच में जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन था वो किस तरीके का था. उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि लोगों का किस तरीके से व्यवसाय था, कहाँ किस सेक्टर के अंदर उन्हें किस तरीके से रोजगार मिल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या था. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल, और वो इम्पैक्ट्स हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किए. तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़े, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड. तो चलिए अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं. चलिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट था इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. तो इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालात हुए. तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. देखिए, ऐसा क्यों कि कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्यों आ गई, इसके पीछे कारण क्या था. देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मकसद क्या था, टू गेट द रॉ मटेरियल फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलपिंग इन ब्रिटेन ड्यूरिंग दैट टाइम. यस और नो. तो क्योंकि उनका मेन मकसद था इंडिया से रॉ मटेरियल लेना, तो उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ फॉर्म करी उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और वहाँ की लेबर जो है वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट की जाए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके. और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएंगी. एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ये हुआ कि जो 85% पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, 3/4 से ज़्यादा पॉपुलेशन. तो आइए ज़रा देखिए, huge dependency on agriculture sector. As we know, the main purpose of colonial government was to get the continuous supply of raw material for the industries set up in Britain. Therefore, they formed the policies to keep the majority of population depend on agriculture for their livelihood. As a result of their agenda to protect the economic interest of Britain, more than 3/4 population of Indian economy remains agrarian during the colonial rule. देखिए, इसमें आपको कुछ भी कंसाइज नहीं करना है. कहीं पर अगर कुछ कंसाइज करने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा. इसमें से कोई ये नहीं कि इसमें से भी आप नोट्स बनाना शुरू करें, ये ऑलरेडी सफिशिएंट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है. इतना आपको याद करना ही करना है. जहाँ चीज़ों को कट डाउन करने की ज़रूरत होगी वो मैं आपको एडवांस में बता के चलूँगा. ठीक है, तो आप अपना बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतने पे फोकस करें. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, बड़ा ध्यान से समझना. सर, अभी आप ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हिंदुस्तान के अंदर तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा. हमारी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही होगी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ऐसा क्यों?
बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना बड़ा दिमाग रखते थे। कैसे दिमाग रखते थे? वो एग्रीकल्चर से उन्होंने देखा कि भैया अभी कोई हमने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने कोई फेवरेबल पॉलिसी नहीं बनाई, तब भी इंडिया पे इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, इतनी एग्रीकल्चरल लेबर है कि उसी का यूज़ करके ही उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी फुलफ़िल हो रही थी। क्योंकि देखिए इंडिया अगर आप देखें जोग्राफिकली कितना बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो हो क्या रहा था कि यूजिंग द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड एंड द एग्रीकल्चरल लेबर दे वर गेटिंग द सफिशिएंट सप्लाईज फॉर द इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलपिंग इन ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो उन्होंने, अब एक बात बताओ ना, सीधी सी बात है, अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा? एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मेरा किसी चीज़ से काम चल रहा है, जितना पैसा लगा रखा है या जो भी मैंने कर रखा है उतने में मेरा काम चल रहा है, तो मैं आगे क्यों सोचूंगा? तो सेम वे ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, तो क्यों हम एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान दें जब हमारे एग्जिस्टिंग चीज़ों से ही सारा काम निकल रहा है। तो यही कारण था कि उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल करवाई, फर्टिलाइज़र्स जो कंसेशनल रेट पे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया, एंड इन सब की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बहुत लो थी। और आपको पता है एक और चीज़, बड़े चालू थे ब्रिटिशर्स, एग्रीकल्चर आउटपुट पे टैक्स लगाते थे, लगान जिसको बोला जाता था। क्यों लगाते थे? कि भैया होगा क्या कि जो भी आउटपुट आया उसका एक लगान की फॉर्म में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही देना एक पर्टिकुलर आउटपुट परसेंटेज, और वो जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। और अगर आप कहीं बेचते हो उसको, मनी टर्म्स में कुछ जनरेट करते हो, तो एक हैवी अमाउंट एज टैक्स तो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। चलिए आइए ज़रा पढ़ते हैं। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। Britishers were ruling the economy with a view to promote their own interest. They were focused on getting the raw material for their industries because for their industries set up in Britain and generating higher revenues from taxes on agriculture output known as lagan. Since they were getting sufficient supplies, please underline, since they were getting the sufficient supplies of raw material for their industries and revenue for running the administration by exploiting the farmers, they hardly made attempt to provide irrigation facilities, use of modern technology, availability of fertilizers at concessional rates, educating farmers. All these contributed in low productivity of agriculture sector in colonial government. इस फोटो से आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान में वैसे आज भी इसी तरीके से काफ़ी एरियाज़ में प्रोडक्शन है, फिर भी डेवलप तो हम हुए हैं ऑब्वियसली ब्रिटिश राज के बाद आफ्टर 1947, लेकिन उस समय प्योर यही हालात हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा लैंड सेटलमेंट। ये क्या था? देखिए ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उस पर आउटपुट के बेसिस पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके बेसिस पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के मेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए एक एक करके। वो कौन से थे? ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब ये ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्या था, बड़े ध्यान से समझना। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ज़मींदार अपॉइंट किए। वो ज़मींदारों को क्या किया जाता था, ड्यूटी दी जाती थी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर टैक्स कलेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़मींदार की होती थी। अब ज़मींदार जो भी टैक्स कलेक्ट करता था उसका 1/11 पार्ट तो वो अपने पास रखता था, क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्ट करने की उसे कमीशन चाहिए ना। मतलब ये एक तरह से आप समझो कि मेरे पास सपोज 5 बिल्डिंग्स हैं और मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भैया तुझे उन 5 बिल्डिंग का रेंट इकट्ठा करना है, और रेंट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, किसका क्या रेंट है, ठीक है, किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा वो मैंने उसे समझा दिया। तो अब वो जो भी रेंट कलेक्ट कर रहा है तो मैं उसको 2% उसको कमीशन दे रहा हूँ और बाकी वो मेरे को दे देता है। तो सेम वे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर वो क्या करते थे, जो ज़मींदार थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती थी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, और जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा उसका 1/11 पार्ट ज़मींदार रखता था और 10/11 पार्ट जो है वो जाता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को।
ये था ज़मींदारी सिस्टम। समझ में आया? एक बार पढ़ लो, फिर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी पे आता हूँ। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल 3 मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एग्जिस्टेड इन इंडिया, और वो थे जमींदार, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अंडर जमींदारी सिस्टम, जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड. They were given right to collect rent from farmers. Amount collected by zamindars from farmers was deposited to colonial government after keeping their own share. The realized amount would be divided into 11 parts. 1/11 of the share belongs to zamindar and 10/11 of share belongs to colonial government. ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है जस्ट फॉर योर रेफरेंस लिखा है ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी अपडेट हो। ज़मींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके ऊपर 3 नंबर का शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इसे मार्क कर लीजिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसीलिए ऐड ऑन किया क्योंकि ये 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट इस पर आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। समझ में आई बात? हमारा आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। उसके अंदर क्या होता था, बेसिकली जो फार्मर्स थे, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को ही ओनरशिप राइट दे दिया। जो फार्मर्स थे उनको ही ओनर बना दिया और ब्रिटिशर्स सीधे फिर फार्मर्स से ही टैक्स की कलेक्शन किया करते थे। देखिए, अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द ओनरशिप राइट ऑफ लैंड वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, ब्रिटिशर्स यूज टू कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। फिर महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता था, बेसिकली जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको महल में डिवाइड कर दिया गया था। MAHL, महल के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। एक महल के अंदर बेसिकली 2 से 3 विलेजेस को रखा जाता था, ठीक है। मतलब समझ लो आप, सपोज 2 विलेजेस हैं तो उस 2 विलेजेस के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एक महल का नाम दे दिया गया, ठीक है। और उस पे टैक्स कलेक्ट करने की जो ड्यूटी थी वो जो विलेज की कमेटी एक होगी, जो विलेज कमेटी होती थी उसकी ड्यूटी होती थी कि उस महल के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। देखिए, अंडर महलवाड़ी सिस्टम द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल्स, ईच महल कंप्राइजेस ऑफ 1 or more विलेजेस, ओनरशिप राइट्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, द विलेज कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। तो आपको 3 सिस्टम समझ में आ गए कौन कौन से थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अब हुआ क्या, ये जो इतने तरह के इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए सिस्टम लाए, क्या मकसद क्या था इसके पीछे, कि भैया जितना भी सरप्लस है ना फार्मर्स का, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इतना था, सारा जो GDP था वो एग्रीकल्चर से आता था, तो उसका एक अच्छा पार्ट ब्रिटिशर्स को मिल सके, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकें, एज वेल एज जो अपनी इंडस्ट्रीज़ उनकी ब्रिटेन में चल रही हैं उसका वो डेवलपमेंट कर सके। उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं। चलिए आप देखिए इसके अंदर various types of land settlement system introduced during colonial rule resulted in weaker economic conditions of farmers, immense hardships and social tensions among them. समझ में आई बात? तो यहाँ तक अभी तक हमने अपने 3 पॉइंट्स अच्छे से कर लिए हैं। दैट इज़ ह्यूज डिपेंडेंसी। क्यों थी बेटा? अरे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था तो उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहे ताकि उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे। लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि भैया इतना एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास था और इतनी एग्रीकल्चर लेबर थी, उनका काम चल रहा था तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और लैंड सेटलमेंट, अच्छा टैक्स कलेक्शन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी उसके लिए पैसा मिल जाए, इसलिए तरह तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम ला रहे थे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेवेन्यू सेटलमेंट की और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। जब तक एक बार फटाफट पहले 3 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें प्लीज़ कुछ भी कंसाइज करने की कोशिश मत करिएगा। चलिए बच्चों, अभी तक हम इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर के 3 पॉइंट्स जो हैं वो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, लो प्रोडक्टिविटी और लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट में हमने देखा जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सिस्टम था जो चलता था वो था ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, ज़मींदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके, लैंड रेवेन्यू क्या, हाँ, जो भी टैक्स बनता है एग्रीकल्चर आउटपुट पे वो गवर्नमेंट को जमा कराना, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट को उस टाइम की जमा करवाना। अब प्रॉब्लम बताए क्या आता था, इन केस सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तब भी फार्मर्स को टैक्स तो देना ही देना है। एक मिनिमम फिक्स टैक्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था, ब्रिटिश राज ने फिक्स कर रखा था
कि एक मिनिमम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका आउटपुट क्या है। ज़्यादा आउटपुट है तो ज़्यादा आउटपुट टैक्स दो, लेकिन अगर आउटपुट आपका कम है या नहीं भी है तो भी लगान तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने अगर लगान मूवी देखी हो तो लगान मूवी के अंदर इसके ऊपर बाकायदा बात की गई है। एक छोटा सा सीन आता है कि जिसके अंदर फार्मर्स रिक्वेस्ट करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट से कि इस साल सूखा है, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर नहीं देना तो हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आता था, समझो आप, अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उस केस में फार्मर्स के पास तो पैसा है नहीं। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जमींदारों को बोलते थे भैया फार्मर से लेके टैक्स जमा करवाओ। ब्रिटिशर्स कभी खुद सामने नहीं आते थे। अब जमींदारों को वो प्रेशर करते थे, जमींदार प्रेशराइज करते थे किसको, फार्मर्स को। तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते थे और फिर उस लोन के पैसे से टैक्स को जमा कराते थे। अब देखिए, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर तो था नहीं, जैसे आज बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप है, उस समय कोई बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, और था भी तो वो फार्मर्स को लोन नहीं देते थे। तो फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं था, जो लोकल मनी लेंडर्स थे उन्हीं से लोन लेना पड़ता था। वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और होता क्या था, जो फार्मर्स थे एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर इससे घिर जाते थे। क्यों? क्योंकि एक बार सूखा पड़ा, उसके लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट, अब अगली बार आउटपुट आ भी गया तो टैक्स भी देना है, प्लस जो आपने पुराना लोन दिया उस पर एक हैवी इंटरेस्ट भी पे करना है। तो देखिए जरा, लैंड रेवेन्यू रेफर्स टू द टैक्स कलेक्टेड अगेंस्ट लैंड, जो मैंने आपको बताया। अंडर लैंड सेटलमेंट सिस्टम, स्पेसिफिकली जमींदारी सिस्टम, जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम फार्मर्स एंड डिपॉजिटिंग द सेम टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, if zamindars were not able to deposit the land revenues to colonial government on time, they were supposed to lose their rights on land. जमींदारों का राइट ले लिया जाएगा, किसी और को जमींदार बना देंगे। In case of loss in agricultural output due to calamities like drought, floods, etc., these types of arrangement were creating trouble for both zamindars and farmers. These situations forced the farmers to take loan on heavy rate of interest, causing immense poverty in the later years. समझ में आई बात आपको? श्योर, पक्का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो विद अ मोटिव टू सेल इट ईदर इन डोमेस्टिक मार्केट और इन इंटरनेशनल मार्केट, नॉट विद द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, तो उसे हम बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन करी जिसका मकसद हमें उसे बेचना है, ना कि सेल्फ कंजम्पशन करना। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारा कमर्शलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का। वो फार्मर्स को साफ बोलते थे कि आपको वो प्रोड्यूस करना है जो हम कहेंगे, और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाते थे, जिस तरह के रॉ मटेरियल्स की उन्हें रिक्वायरमेंट थी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि ब्रिटेन में डेवलप हो रही थी। वो सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल चाहते थे। आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, कॉटन पे उन्होंने फोकस किया कि प्रोडक्शन करो, लेकिन कॉटन की कोई यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं लगाई। एक आधा लगाई लेटर ऑन ईयर्स में, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन बस वो चाहते थे यहाँ से कॉटन मिल जाए, रॉ मटेरियल, उसे हम प्रोसेस करेंगे कहाँ, ब्रिटेन के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही है उसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल, in this crop is growth with the sole motive to selling it in national and international market rather than for self consumption। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ Indian agriculture in colonial government is done with the motive to provide raw materials to British industries। क्या मकसद था, ये भी आपसे एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है। Efforts were, for example, efforts were made by colonial government to improve the production of cotton because it was in great demand in textile industries of Britain। यहाँ पे नहीं लगाई उन्होंने इंडस्ट्री, वो सिर्फ यहाँ से कॉटन लेके जाते थे, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, टी एंड कॉफी वर एनकरेज्ड, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल था उनके लिए। A very small section of farmers were able to generate benefits। अब देखिए, कमर्शलाइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन कमर्शलाइजेशन से फायदा मिले तो। अब देखो हुआ क्या, a very small section of farmers were able to generate benefits from commercialization of agriculture as large number of farmers were lacking in terms of resources, technology to produce commercial crops। Also, government was not providing the special incentive in commercial crop production।
ये कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट से लिंक है, लो प्रोडक्टिविटी। क्यों प्रमोट करें, इतना लैंड है, इतने फार्मर्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सी है और वो प्रोड्यूस करके दे ही देंगे, तो क्यों कमर्शलाइजेशन को भी ज़्यादा प्रमोट करें। हमें तो उतना ही चाहिए ना जितना हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं कंज्यूम कर सकें। तो इसीलिए कमर्शलाइजेशन तो किया, सिर्फ उतना ही किया जितना उनके फ़ायदे के लिए था। हिंदुस्तान के फार्मर्स के लिए जो फ़ायदे का सौदा था वो नहीं किया। तो ये 5 पॉइंट्स आपसे इसमें आपको याद करने हैं। आज वही देखिए, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल में इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर में हमने इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर किया, जिसके अंदर हमने देखा ह्यूज डिपेंडेंसी क्लियर हो गया, लो प्रोडक्टिविटी, लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू और कमर्शलाइजेशन। अब एक बार आप देखिए पढ़ने का तरीका क्या है। आप ये 5 पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ना एक बार हाथ से लिख के देख लीजिए। आपने एक बार इसे हाथ से लिख के देख लिया, फिर ये आपके लिए लाइफ टाइम स्ट्रांग हो गए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। 5 पॉइंट पढ़ के एक बार लिख के ज़रूर देखिए कि आपको जो आपने पढ़ा वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के इम्पैक्ट को हमने यहाँ ब्रॉडली 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कॉलोनियल रूल से पहले हिंदुस्तान का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत हाई थे और हमारी हैंडीक्राफ्ट की इतनी डिमांड होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था उसकी क्वालिटी। वो इतनी हाई क्वालिटी का हैंडीक्राफ्ट था, उसकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी हुआ करती थी कि वर्ल्ड वाइड उसकी अच्छी डिमांड थी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैंने आपको बताया, देखो पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखो कि ब्रिटेन की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लग रही थी ब्रिटेन के अंदर, उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, पहली चीज़। और सेकेंड चीज़, वहाँ जो माल बन रहा था उसको बेचने के लिए उन्हें मार्केट चाहिए था। येस और नो, क्योंकि ब्रिटेन की तो इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, अब वहाँ इतना हैवी प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन से जो माल तैयार हो रहा है उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। तो पहली चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल, सेकंड चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट थी कोई ऐसी मार्केट मिल जाए जहाँ वो अपनी प्रोडक्शन सेल कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया, सबसे पहले देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो थी इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली वर्कर्स उसके अंदर काम करते थे, कोई मशीन से तो चीज़ें बनती नहीं थी, उस समय सारा हैंडमेड ही था ऑलमोस्ट। तो उन्होंने जो इंडियन लेबर थी उसको फोर्स किया कि आप इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करोगे। तो अब अगर इंडियन मर्चेंट्स जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई ब्रिटिशर्स ने कि लेबर जो है वो इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम ही ना करे, काम करेंगे तो इंडियन मर्चेंट्स को भी पेनलाइज किया जाएगा और इंडियन लेबर को भी पेनलाइज किया जाएगा। तो हुआ क्या, इसकी वजह से जो इंडियन लेबर थी वो इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम नहीं कर रही थी, वो काम ही किसके लिए कर रही थी, ब्रिटिशर्स के लिए। अब इंडियन मर्चेंट्स को अगर लेबर ही नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्शन क्या करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या। तो सबसे पहला तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई इंडियन लेबर्स के ऊपर कि आपको जो है इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम नहीं करना। तरह तरह के रूल्स उसके लिए बनाए, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या किया, जो इंडियन मर्चेंट्स इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी प्रोडक्शन मैनेज कर पा रहे थे कि खुद बना लिया, फैमिली मेम्बर्स ने प्रोडक्शन कर दी एंड सो ऑन, अब उनको बेचना तो है अपना प्रोडक्ट। अब बेचेंगे कहाँ पर, बेचेंगे या तो डोमेस्टिक मार्केट में मतलब इंडिया के अंदर, या उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो था वो मेजरली एक्सपोर्ट होता था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे, उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी मतलब कि अगर इंडियन मर्चेंट अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचता है हिंदुस्तान से बाहर, तो उस पे उसे ब्रिटिशर्स को एक हैवी टैक्स देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्या होता है, हिंदुस्तान का बना हुआ माल हिंदुस्तान से बाहर बेचना। तो अगर इंडियन मर्चेंट्स अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंडिया से बाहर बेचेंगे टू जनरेट रेवेन्यू, तो उस रेवेन्यू का एक अच्छा खासा पार्ट टैक्स की फॉर्म में किसको जा रहा था, ब्रिटिशर्स। तो पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई, लेबर को बोला कि काम नहीं करना। सेकंड, फिर भी अगर इंडियन मर्चेंट मैनेज कर पाया, खुद कर ली, फैमिली मेम्बर से प्रोडक्शन करवा ली, तो
उसको एक्सपोर्ट करने पे एक अच्छा खासा क्या देना था, टैक्स देना था। तीसरा, अब इंडियन मर्चेंट जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन कर भी पा रहे थे, एक्सपोर्ट वो कर नहीं सकते थे, क्यों, हैवी टैक्सेस लग गए। तो उनके लिए बची क्या, डोमेस्टिक मार्केट। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी प्लानिंग रखी, उन्होंने उसकी जो इंडियन मर्चेंट था उसकी डोमेस्टिक मार्केट को भी तबाह किया। कैसे तबाह किया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। उन्होंने यहाँ पर डंपिंग शुरू करी। ये डंपिंग क्या होता है सर? डंपिंग क्या होता है, बेसिकली जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट बेचती है विद अ पर्पस कि सामने वाली जो कंट्री है उस वो पूरी डिसबैलेंस हो जाए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, वहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाए। लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेटेस्ट देता हूँ फिर हिस्ट्री पे जाता हूँ। चाइना ने क्या किया हिंदुस्तान में, चाइना ने इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे तो उन्होंने डंपिंग शुरू करी। चाइना का आपने देखा शुरुआत में कितने प्रोडक्ट सस्ते हुआ करते थे किसी टाइम पर, अगर आप आज से 10-1 साल पहले जाओ, अब तो फिर भी वो थोड़े रिजनेबल प्राइस हो गए, पहले तो बहुत ही सस्ते थे। तो चाइना क्या करता था, जो उसकी खुद की भी कॉस्ट आती थी ना, उससे नीचे जाकर इंडिया में माल बेचता था। उससे हुआ क्या, इंडियन मार्केट के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और इंडियन प्रोडक्ट उस रेट पे नहीं बिक सकता था। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हाई है, इंडियन मर्चेंट्स उसे हाई प्राइस पे बेचेंगे। लेकिन चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी, जो उसकी खुद की कॉस्टिंग आ रही थी उससे सस्ता इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, इंडियन मार्केट के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। अब क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली इंडियन इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे वाइप आउट होनी शुरू हो गई और चाइना का बोलबाला हिंदुस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे लेंसेज ही आप देख रहे हैं तो मेजॉरिटी अब चाइनीज़ हो गए, जबकि हिंदुस्तान में इसकी इतनी फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी। अब हुआ क्या, चाइना ने इतना इससे मतलब मुझे अच्छे से ज़्यादा 60 रुपीज़ पे पूरा स्पेक्स देने शुरू कर दिए, जो इंडियन में कॉस्टिंग उसकी 200 रुपीज़ आया करती थी। तो ये डंपिंग करके चाइना ने हिंदुस्तान का इस समय बुरा हाल किया हुआ है। सेम हाल ब्रिटिशर्स ने किया, कब, कॉलोनियल रूल के दौरान। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में उनके प्रोडक्ट बन रहे थे उन्होंने इसे हिंदुस्तान में डंप करना शुरू कर दिया, अपनी कॉस्ट से भी नीचे बेचना शुरू कर दिया। तो बेचारा इंडियन मर्चेंट हर तरीके से मर गया। पहला हमारा उसे लेबर नहीं मिलती, दूसरा लेबर मिल भी गई, प्रोडक्शन मैनेज भी कर दी तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। और तीसरा, अगर वो इंडियन मार्केट में बेचने की कोशिश भी करता है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कोई उससे खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही सेम प्रोडक्ट जो कि मशीन मेड था हिंदुस्तान में बेचना शुरू कर दिया बिलो द कॉस्ट। अब इंडियन मर्चेंट चारों तरफ से तबाह होना शुरू हो गया और इस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बुरी तरीके से तबाह हुई। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर लिख लीजिए, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डाउन होने के पीछे क्या रीजंस थे। ये सेपरेट क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आ सकता है। तो देखिए, अप टू द बिगनिंग ऑफ colonial government, Indian handicraft industries were world famous. During colonial government, handicraft industries of India faced a significant downfall due to various reasons, like Indian weavers were forced to stop work for Indian merchants and work for Britishers at low wage rate, heavy export duty on export of handicrafts from India, dumping of British goods in India. Dumping is the process through which one nation sold goods in another country at much lower price, even below its own cost, to finish the industries of another country. तो जो मैंने आपको बताया बड़े ही सिंपल वर्ड्स में वो यहाँ पर दिया हुआ है, फटाफट एक बार इसको कर लीजिए, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी गवर्नमेंट का एक ही टारगेट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपोजिट किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशंस। मतलब ब्रिटिश राज के अंदर हिंदुस्तान की प्रोडक्शन को बढ़ाने की जगह एफर्ट्स किए गए कि यहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम किया जाए। ऐसा क्यों सर? भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, ब्रिटिश के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो पनप रही थी उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, एज वेल एज वहाँ जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा था उसके लिए एक मार्केट चाहिए था जहाँ
फिनिश प्रोडक्ट को बेचा जा सके। तो हुआ क्या, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको डिक्लाइन किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे इंडिया की कम की जा सके इस पे फोकस किया, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को दो फायदे थे। क्या फायदा था भाई, जब हिंदुस्तान में इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो जो रॉ मटेरियल है हिंदुस्तान में वो आसानी से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, या मैं कहूँ ब्रिटेन उसको आसानी से इंपोर्ट कर सकेगा। भाई इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन नहीं होगी। अब रॉ मटेरियल की कंजम्पशन नहीं होगी तो रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, और रॉ मटेरियल फिर जो बचा हुआ है, सरप्लस है, उसको बड़े आसानी से हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जा सके, या मैं कहूँ ब्रिटेन की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उसे इंपोर्ट कर सकती थी। पहला पर्पस तो ये। दूसरा मकसद, अब हिंदुस्तान की जब खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कंजम्पशन के लिए किसी ना किसी पे तो डिपेंडेंट होगा। भाई जब आपकी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं है, पॉपुलेशन अच्छी खासी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं, पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। तो वही तो हो रहा था। ब्रिटेन के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लगी थी उनका जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा था, कैसे तैयार हो रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जा रहा था, उस फिनिश प्रोडक्ट को फिर हिंदुस्तान की मार्केट्स में ही बेचा जा रहा था। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हिंदुस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी को गिराने के पीछे दो मकसद थे ब्रिटिशर्स के। पहला, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंपोर्ट कर सकें, और सेकंड, उनका जो प्रोडक्ट वहाँ फिनिश गुड तैयार हो रहा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर खुद की प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, यहाँ के जो पॉपुलेशन है ऑब्वियसली वो फोर्स होगी कि जो वहाँ का मशीन मेड प्रोडक्ट है उसको ही वो यूज़ करेंगे। समझ में आई बात। तो देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली मीन्स डिक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। Target of any government in any economy is to increase industrialization, that is production capacity, so that it need not to be dependent on other economies। मकसद तो यही होता है, लेकिन हमारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया। However, colonial government was doing the exact opposite of this. Deindustrialization was done with two objectives। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। To make the India a mere exporter of raw material for industries of Britain, to increase revenues by selling the products of British industries in India। समझ में आया। तो फर्स्ट तो पॉइंट हमारे क्लियर है, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस और नो। अब तीसरे पे आते हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो आपने पहले दो पॉइंट्स पढ़े इसका कॉन्सिक्वेंस था अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे, हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ख़त्म कर दी, तो जितने भी वर्कर्स लगे हुए थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए के अंदर, या तो अब वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते। अब ब्रिटिशर्स के लिए भी कितने काम करते, ये थोड़ा ना कि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है वो सारे का सारा उनको एम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन गवर्नमेंट दे सकती थी। तो हुआ क्या, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जितने वर्कर्स लगे हुए थे उसका कुछ पार्ट तो ब्रिटिश राज के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब जो मेजर पार्ट बचा था उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो किसके अंदर आया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। अब एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन था, एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे जो थी मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूट करती थी। अब हुआ क्या, ऑलरेडी उसमें बर्डन था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होने की वजह से यहाँ से जो वर्कर्स वेकेंट हुए, खाली हुए, वो भी कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हो गए। और इसकी वजह से दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। वन वॉज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वॉज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है सर, फ्रिक्शनल एंड डिस्गाइज्ड? ध्यान से सुनिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब आप एक जगह से जॉब छोड़ते हैं और दूसरी जगह जॉब शिफ्ट करते हैं, तो जो कुछ टाइम पीरियड कोई पर्सन खाली रहता है उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही हुआ, ये थोड़ी ना कि आज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छोड़ी और कल से ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लग गए। भैया आज छोड़ी है, पहले थोड़ा सा सदमा भी रहता है, फिर माइंड मेकअप करना पड़ता है, फिर जाके बंदा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर जाता है। तो जो भी वो 2-4-6 महीने 1 साल का गैप था माइंड मेकअप करने का कि चलो ठीक है हैंडीक्राफ्ट, जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शिफ्ट होते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
तो वो टाइम पीरियड जो था वो था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड जो देखने को मिली दैट इज़ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है जूनियर लेवल पे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सपोज किसी काम को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उस काम को करने के लिए 6 लोग लगे हुए हैं। 4 लोग करें या 6 लोग करें, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 लोग करेंगे तब भी वही आउटपुट आएगा, बट ज़बरदस्ती उस काम को करने के लिए 6 लोग लगे हुए हैं। तो जो 2 एडिशनल लोग लगे हुए हैं वो काम करते हुए दिख तो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली उनका आउटपुट कुछ भी नहीं है। तो सेम वे एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो वर्कर्स खाली हुए, जब वो एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, मतलब वहाँ सरप्लस लेबर काम कर रही थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए ज़रा, ड्यू टू डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज which was the major source of employment, a large section of Indian society shifted to agricultural activities. This led to frictional and disguised unemployment. When some workers are temporarily out of the work while changing jobs, it is called as frictional unemployment. Disguised unemployment commonly refers to a situation of employment with surplus manpower, so that their removal will not affect the total production. ये तो जस्ट आपको डेफिनेशंस दे दी मैंने, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या कारण था वो भी आपको समझ में आ गया, श्योर। चलिए बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 4th पॉइंट, इमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स। होना ही था, ब्रिटिश राज में पॉलिसीज़ जो थी उन्होंने प्रोडक्शन को भी इफ़ेक्ट किया एज वेल एज मार्केटिंग को भी। प्रोडक्शन को कैसे इफ़ेक्ट किया, इंडियन वर्कर्स जो थे उन्हें फोर्स किया गया आप इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम ही नहीं करेंगे। और मार्केटिंग कैसे उन्होंने इफ़ेक्ट करी, अगर आप इंडियन मर्चेंट्स उस समय एक्सपोर्ट करते तो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती, और डोमेस्टिक मार्केट में वो बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि ब्रिटेन ने क्या शुरू कर दी थी, डंपिंग। तो ले दे के इंडियन मर्चेंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हिंदुस्तान की मार्केट में जो मेजॉरिटी गुड्स या ऑलमोस्ट सारे गुड्स जो बिक रहे थे वो ब्रिटेन मेड गुड्स थे। जब ये सिचुएशन आ गई कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई ब्रिटेन मेड गुड्स के ऊपर, फिर धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपने प्राइजेस जो थे प्रोडक्ट के वो बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि मकसद पूरा हो गया ना। अब इंडियन इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्या करें, वो खुद की प्रोडक्शन है नहीं, मर्चेंट्स तबाह हो गए, रॉ मटेरियल सारा वहाँ जा रहा है, हाँ या ना, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है नहीं जो प्रोडक्शन कर सके। तो जो हमारी डिपेंडेंसी हुई ब्रिटेन के ऊपर उसका उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया। और कैसे एडवांटेज उठाया, उन्होंने धीरे धीरे प्राइस हाइक करने शुरू कर दिए, और एक अच्छा वैल्यू एडिशन जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था वो यहाँ से पूरा का पूरा वेल्थ उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने ब्रिटेन में। देखिए, इट वॉज द लास्टिंग गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, यही तो मेन मकसद था। फॉर दिस दे अटैक बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। फॉर डिक्लाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन वीवर्स वर फोर्स टू स्टॉप वर्क फॉर इंडियन मर्चेंट्स। फॉर रिड्यूसिंग द मार्केट साइज ऑफ इंडियन मर्चेंट, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी और क्या की गई, डंपिंग। Due to these, Indian merchants get collapsed and Britishers enjoyed monopoly in upcoming years. Thereafter, they gradually increased the prices of products and transferred considerable value addition to Britain. समझ में आपको पक्का, श्योर। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमने ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स पढ़े, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स। ये बेसिकली इम्पैक्ट आप कह सकते हो ये था 1858 से लेकर 1918 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से शुरू हुई थी और 1918 तक चली थी, सिनेरियो चेंज हुआ, और वो सिनेरियो जो चेंज हुआ वो हमें अगले 4 पॉइंट्स में पढ़ना है। क्या चेंज हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन जो है एक सुपर इकोनॉमिक पावर था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर
उसने कितना खर्चा होगा, कितनी डिमांड आएगी, इसका एस्टिमेशन सही से नहीं किया। जबकि जर्मनी ने क्या किया, अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1912 में बजट पास करके बढ़ा दिया था और वो 1917 तक वो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहे, लेकिन ब्रिटेन इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर पड़ा, ब्रिटेन जिसके लिए तैयार नहीं था, तो उसने वर्ल्ड वाइड हैवी बोरोइंग्स करी। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से उन्होंने करेंसी प्रिंट करना शुरू किया, जिससे इन्फ्लेशन हुआ ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली जो मैं एक क्रक्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटेन की इकोनॉमी पे डाला, जिसके लिए ब्रिटेन तैयार नहीं था। सुपर इकोनॉमिक पावर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले था, 1918 आते आते उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था। उसके पास उसकी कंट्री में जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मजबूरी में, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मजबूरी में हिंदुस्तान को सिलेक्ट किया। और हिंदुस्तान को कैसे, किस लिए सिलेक्ट किया, यही आपका फिफ्थ पॉइंट है, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्योंकि ब्रिटेन की हालत खस्ता थी तो उन्होंने इंडिया को डेस्टिनेशन बनाया कि इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। और ये उन्होंने बाय चॉइस नहीं किया, ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो आइए ज़रा देखते हैं आप बड़े आराम से। ड्यूरिंग colonial rule, some modern industries were set up in India and this is after 1918, just for your reference. बेशक आप लिख लीजिए, this is after 1918. This was not the choice of Britishers. ये ब्रिटिशर्स की चॉइस नहीं थी। Rather, after the First World War, Britain's supremacy all over the globe came under the serious threat. क्यों, लिख लीजिए बेशक, because of heavy borrowings, printing of new currency that leads to inflation. इस वजह से जो उनका सुपर इकोनॉमिक पावर का ताज था वो उनसे छिनना शुरू हो गया। Britishers were facing the shortage of entrepreneurship and managerial skills. To overcome this, हाँ ब्रिटेन की तो हालत खराब है, पैसा ही नहीं, बोरिंग्स इतनी हाई हो गई हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान को टारगेट किया और हिंदुस्तान के अंदर दे स्टार्टेड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज एंड यूजिंग मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। अब ये क्या था मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम? मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के अंदर इंडस्ट्री तो ब्रिटिशर सेटअप करते थे, लेकिन उसका सारा का सारा मैनेजमेंट इंडियंस को देखना होता था। मतलब ओनरशिप ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, लेकिन उसका सारा जो मैनेजमेंट है वो ब्रिटिशर्स देखेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर हिस्सा लेंगे। लेटर ऑन जब ब्रिटेन की हालत और ख़राब होनी शुरू हो गई तो उन्होंने फिर कंप्लीट प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी हिंदुस्तान के अंदर अलाउ करना शुरू किया। लेकिन ये सब उनकी इच्छा से नहीं हो रहा था। जब उनकी हालत खुद की ख़राब हुई तो उन्होंने इंडिया को टारगेट किया। ये बात ध्यान रखिए। अंडर दिस सिस्टम इंडियंस वर अलाउड टू सी द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। लेटर ऑन कॉलोनियल गवर्नमेंट अलाउड द सेटिंग अप ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो डेवलप किया, लेकिन वही ब्रिटेन ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को हिंदुस्तान में रखा। ये नहीं कि वो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट प्योर तरीके से चाहते थे। और स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ क्यों, उसके लिए कुछ आंकड़े आपके सामने हैं जो मैं आपके साथ डेटा पढ़ूंगा। ड्यूरिंग colonial गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स पुट द सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो हमने देखा। हाउएवर दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट इनफ। इट वॉज लिमिटेड टू कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। वो सिर्फ उन्होंने यहाँ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है इनिशियली सेटअप किए। कॉटन मिल्स वर मेनली सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट हैं सारे के सारे। एंड द जूट मिल्स वर सेटअप इन बंगाल, रॉ मटेरियल। देयर आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले कौन सी आई, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले कॉटन एंड जूट जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो सेटअप की। उसके बाद उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज फोकस करी। वर सिचुएटेड इन द बिगनिंग ऑफ 20th century, लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। सीमेंट, शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज वर सेटअप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब सेटअप होना शुरू हुआ। तो थोड़ा सा डेटाबेस है जो आपको याद करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे 1918 के बाद उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू करी, तो ये 1907 में कैसे लिखा हुआ है? आपके मन में डाउट आना चाहिए। देखिए, सेटअप तो इनका अलाउड था, लेकिन ऑल दीज इंडस्ट्रीज वर ऑपरेटिंग अंडर अ लाइसेंसिंग सिस्टम। प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन थी, पूरा ब्रिटिश रूल था। मतलब कहने को आपको टाटा आयरन स्टील कंपनी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का जो रोल था वो सिर्फ दिखाने के लिए था। इसको जो रियल फ्रीडम दी गई वो 1918 के बाद ही दी गई, इसलिए उसको देख के आपको घबराने, देखो लिखा भी हुआ है कि जो मेन सीमेंट शुगर थी वो तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज आप देख भी रहे हैं, इनको एक कहते हैं ना, जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इनमें देखने को मिली वो रियली में देखने को मिली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ब्रिटेन जो है वो वीक होना शुरू हुआ। समझ में आई बात? अब अगला पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिशर्स बड़े चालू थे, उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो लगाई हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। भाई देखो, आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री के अंदर क्या चाहिए? मशीन्स चाहिए। ये सुनो, मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। अब उन कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप होने दी। वो चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे। सबसे पहले जो इनिशियल पॉलिसीज थी 1918 तक, वो ये थी कि कंजम्पशन के लिए आप किस पे डिपेंडेंट रहो? ब्रिटेन पे। जब हाथ से पावर जाने लगी तो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी, लेकिन उसमें भी क्या चाल चल दी कि उन इंडस्ट्रीज को जो मशीनें चाहिए उसके लिए आप किस पे डिपेंडेंट रहो? ब्रिटेन पे। हिंदुस्तान के अंदर कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। देखिए, capital goods are those goods which help in further production like machines. Britishers set up the industry of consumer goods in India but not of capital goods. The reason was simple, because they want the Indian entrepreneurs to be dependent upon Britishers for their growth. समझ में आई बात? Sure. और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो कि ऑब्वियस है, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतनी लेट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लगाई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को लगने ही नहीं दे रहे थे वो, तो ऑब्वियसली जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत कम था। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट प्रमोटेड बाय द colonial government. Few consumer goods industries were allowed and capital good industries were restricted. Due to this, the production contribution of industries remained confined in total production and resulted in low contribution of industrial sector in GDP of the nation. तो इसी के साथ आपका इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़े कॉलोनियल रूल के फॉरेन ट्रेड पर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़े फॉरेन सेक्टर पे। देखिए, जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन फॉरेन सेक्टर की, तो ब्रॉडली मैंने उसे 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट इज एडवर्सली अफेक्टेड फॉरेन सेक्टर। अरे भाई एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे? यहाँ से सारा का सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा था, और उसकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में जितने भी फिनिश गुड बन रहे थे वो हिंदुस्तान में उसको बेच रहे थे। यस और नो? तो एक तरह से उन्होंने क्या किया, जितना भी यहाँ का रॉ मटेरियल था वो सारा का सारा ले लिया और अपने फिनिश गुड्स जो है वो यहाँ पर बेचे। देखो, आप एक चीज़ समझो, किसी भी इकोनॉमी के लिए इससे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं हो सकता कि उसे अपना रॉ मटेरियल बेचना पड़ जाए। क्योंकि देखो, जिस कंट्री के पास रॉ मटेरियल है ना, वो हमेशा विन विन सिचुएशन में होती है। क्यों? जिस पे रॉ मटेरियल है वो उससे प्रोडक्शन कर सकता है, उसे फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर सकता है, और 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये या 100 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। वो वैल्यू एडिशन वो कमा सकता है। लेकिन अगर वो उस वैल्यू एडिशन को इकोनॉमी नहीं कमा पा रही है, अर्न नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरह की मशीनरीज नहीं है, तो ये उस इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है। क्योंकि वो वैल्यू एडिशन, वो फ़ायदा जो इकोनॉमी खुद कमा सकती थी, वो खुद ना कमा के एक तरह से किसी और इकोनॉमी को पास ऑन कर रही है। और कैसे पास ऑन कर रही है? क्योंकि वो अपना रॉ मटेरियल बेच रही है। रॉ मटेरियल बेच रही है तो फिर सामने वाली जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाएगी, और ये फिनिश गुड अगर हमारी ही इकोनॉमी में बनते तो वो फ़ायदा हमें मिलता। समझ में आई बात? तो
एडवर्सली अफेक्टेड मैंने क्यों बोला, उसके पीछे कारण कि इससे ज़्यादा घटिया सिचुएशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या हो सकती थी कि रॉ मटेरियल हमारा, टेक, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हमारे पास, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही ख़त्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, इंडियन मर्चेंट्स की पोजीशन ऐसी कर दी कि वो प्रोडक्शन ही ना कर पाएँ, और वो सारा का सारा वैल्यू एडिशन किसको ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिटेन को। तो देखिए, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. The manufactured goods of India before the colonial rule was growing with the demand and fame worldwide. But the British strategies of detroiting this large volume of trade succeed. कैसे? With its restrictive policies of commodity production, trade and tariff. Tariff होता है चीज़ों पे टैक्स लगाना. The colonial rule paralyzed the foreign sector. As a result, India became an exporter of प्राइमरी प्रोडक्ट्स. इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉटन, शुगर, इंडिगो, जूट, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स. हम इम्पोर्टर बन गए, मतलब जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो यहाँ पर आ रहे थे, लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. समझ में आया? एक तो सबसे बड़ी बात ये. इसके बाद जो इससे भी खतरनाक चीज़ थी, मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो कि विश्व की लगभग हर कंट्री के साथ था, हर इकोनॉमी के साथ था, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया ब्रिटेन के साथ. हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रेड अप्रॉक्स 75% के अराउंड जो था वो ब्रिटेन से होने लग गया था. क्यों? फिर अगेन वही, वो हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपना फिनिश गुड हमें बेचते थे. हम कंप्लीटली ब्रिटेन, बहुत हद तक, कंप्लीटली तो नहीं कहूँगा, बहुत हद तक हम ब्रिटेन पे जो है डिपेंडेंट हो चुके थे. तो आइए जरा देखिए. द ब्रिटिशर्स मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. फॉर दिस दे डिसअलाउड द ट्रेड ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड टू ब्रिटेन. एग्जैक्टली 75% के अप्रॉक्स था, बट क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड, तो हम भी वही लिखेंगे. ठीक है. तो उन्होंने इंडिया का जो ट्रेड था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया, और मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ होने लगा. जो रिमेनिंग ट्रेड था वो किसके साथ हो रहा था? वो हो रहा था चाइना के साथ, सिलोन, जिसको जो आज का श्रीलंका है, और पर्शियन जो कि आज का ईरान है. अब अगली लाइन बड़े ध्यान से देखिएगा. द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. अब ये क्या है सर? इसको समझाने के लिए मैं एक वर्ल्ड के मैप से आपको ये पूरा का पूरा समझाता हूँ. बड़े ध्यान से देखिएगा. देखिए, ये लंदन और ये मुंबई. पहले क्या होता था, इनको ये रास्ता फॉलो करके आना पड़ता था, जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, इस रास्ते से ये पूरा का पूरा इंडिया का ट्रेड होता था, जो कि लगभग 12,300 माइल्स मतलब 19,800 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच था. अब हुआ क्या, इजिप्ट के अंदर ये एरिया जो है आप देख रहे हैं, रास्ता ये भी था जो आप पिंक वाला देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंद था. तो ब्रिटिशर्स ने, ध्यान से समझना, जब ये सुएज कैनाल बनी, जब ये सुएज कैनाल ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन हो गई 1869 के अंदर, तो ये रास्ता जो है फॉलो करना शुरू कर दिया. अब इससे देखो हुआ क्या, इस पूरे रास्ते की वजह से जो रास्ता था 12,300 माइल्स का, वो रह गया सिर्फ 7,200 माइल्स. 19,800 किलोमीटर गेट्स रिड्यूस टू 11,600 किलोमीटर्स. तो अब ट्रेड फटाफट हो सकता था. यस और नो? तो इस सुएज कैनाल, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने पूरा बना रखा है यहाँ पर. ठीक है, आप एक मिनट, मैं सब कुछ हटाता हूँ. ये देखो, ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको अलग से दिख रहा होगा, इसके खुलने से ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा मिला. और इसके खुलने के बाद तो एकदम मोनोपोली जो सिचुएशन थी, ये 1869 में खुली थी. जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता रहा हूँ, बेशक आप लिख भी लीजिएगा. ठीक है, इससे ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था. तो उन्हें ये पूरा लंबा रूट लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पूरा अफ्रीका घूम के नहीं आना पड़ता था. वो यहाँ से पीछे पीछे होके और इजिप्ट के रास्ते होते हुए सीधे मुंबई आ रहे थे. तो आपको ये लाइन समझ में? द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. Thus the foreign trade of India under colonial rule detroited completely. क्यों? क्योंकि वो
बेसिकली किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिशर्स के। उनकी पूरी एक तरह से मोनोपोली हो गई थी। अब फटाफट पहले एक बार यहाँ तक पढ़ लीजिए, बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। देखो समझना जरा आप इस पॉइंट को। ब्रिटिश राज में हुआ क्या, हमारा सारा रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा था और फिनिश गुड कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से आ रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल चाहिए था, तो बेसिकली जब उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए था उनका फोकस सारा उसी चीज़ पे होता था कि प्रोडक्शन उसी चीज़ की जाए, एग्रीकल्चर आउटपुट उसी चीज़ का हो जो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर सके। ठीक है, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेसिक चीज़ें चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए, कैरोसिन ऑयल चाहिए होता था, उसकी भी स्कैर्सिटी हो गई। वो भी हमारे पास नहीं था फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। देखिए जरा, बीइंग अफेक्टेड बाय द colonial rule, India had become the importer of finished consumer good and exporter of primary product. Consequence of the colonial rule was such that large export surplus appeared. एक्सपोर्ट सरप्लस था, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत थे, लेकिन थे किस चीज के? रॉ मटेरियल के। ड्यूरिंग colonial rule at a huge cost of the country's economy and brought scarcity in Indian market. This was the most important characteristic of India's foreign trade during colonial rule. मतलब इस दूसरे वर्ड्स में अगर आप समझें इसे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हो गया था कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए चीज़ें नहीं बची थी। ठीक है, बेशक आप ये पॉइंट ऐड कर लीजिए, इसमें साइड में कहीं लिख लीजिए, ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लिख लीजिए बात, ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस ऑफ obtaining raw material essential, there was scarcity of essential commodities. समझ में? therefore there was a scarcity of essential commodities like this. तो जो मैंने आपको लिखवाया वो सिंपल वर्ड्स में है और यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है, वो लाइन भी आप लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन एक 3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इस पर आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कैसे? भाई हमारा तो एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारे पास, और किसी भी कंट्री के लिए इससे अच्छी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक्सपोर्ट सरप्लस है, मतलब हम यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा कंपैरेटिवली कम है, तो हमारे पे तो बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, यस और नो। लेकिन नहीं, इतना एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी कोई इससे हिंदुस्तान में सिल्वर और गोल्ड नहीं आया। वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ भी रहा था, आप समझना जरा क्या गेम थी ब्रिटिशर्स की। हिंदुस्तान से सारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन उसके लिए पेमेंट करता था किसको? इंडिया को, हाँ या ना? तो इंडियन इकोनॉमी में फ्लो आ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, गोल्ड आ रहा था, सिल्वर आ रहा था, क्योंकि पहले तो गोल्ड सिल्वर ही चला करते थे। अब इंडिया में भी कौन बैठा हुआ था? अरे ब्रिटेन, ब्रिटिश राज ही तो था इंडिया में। कहने को यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और ब्रिटेन से वेल्थ आती थी, वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था उसके अगेंस्ट फ्लो तो आता था इंडिया में, लेकिन यहाँ पर भी कौन बैठा हुआ था? ब्रिटिशर्स ही तो बैठे हुए थे। तो उस फ्लो का इस्तेमाल क्या होता था? उस फ्लो का इस्तेमाल होता था इनडायरेक्ट वे में ब्रिटेन के लिए ही। कैसे? जो वर्ल्ड वॉर में एक्सपेंसेस आए, ब्रिटेन ने उस फ्लो को उस पर्पस के लिए यूज़ किया। ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन काम था सारा का सारा, उस सरप्लस को वहाँ उसने यूज़ किया। तो इंडिया के हाथ में बाय द एंड ऑफ द टाइम कुछ नहीं था, हमारा सारा रॉ मटेरियल वहाँ जा रहा है, फ्लो कहने को एक्सपोर्ट सरप्लस है, वहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस को यूटिलाइज करने वाले लोग हैं वो भी कौन है? वो ब्रिटिश राज है, वो भी तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने उस पैसे को सारा इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए तरह तरीके से। तो अल्टीमेटली आप देखो इंडिया की वेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी वो बात यहाँ कंक्लूड होती है कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और हमारा स्टेटस को सोने की चिड़िया का ख़त्म हुआ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हिंदुस्तान को तबाह किया गया,
हमें फोर्स किया गया कि हम पूरा का पूरा ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो जाएं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ यहाँ नहीं लगने दी गई, सारा रॉ मटेरियल हमारा एक्सपोर्ट होने लगा, फिनिश गुड हमारे पास वहाँ से लेने पड़ गए, असेंशियल कमोडिटीज़ हमारे पास नहीं थी, जो एक्सपोर्ट सरप्लस भी जनरेट हो रहा था वो भी ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए यूज़ हो रहा था। तो ले दे के जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी वो सारी की सारी ब्रिटेन में ट्रांसफ़र हो गई। तो देखिए जरा, द मेथड ऑफ जनरेटिंग एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज वर्स्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन वॉज पैथेटिक। मतलब समझे, एक्सपोर्ट सरप्लस जो आ भी रहा था वो वर्स्ट तरीका था, क्योंकि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और उसका जो यूटिलाइजेशन था, मतलब जो एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसा आ रहा था उसका जो यूटिलाइजेशन था का तरीका वो उससे ज़्यादा पैथेटिक था। द एक्सपोर्ट सरप्लस विच इंडिया अर्नड ड्यूरिंग colonial रूल इज also not used for the benefit of India. It does not result in any flow of gold or silver. The surplus was used to, ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में अलग से, make payment of for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, make payments for the expenses on war fought by the Britain government, and imports of invisible items. Now what is this imports of invisible items? Invisible items basically use किया जाता है सर्विसेज के लिए, जो इंडिया सर्विसेज ले रहा था ब्रिटेन की, किस फॉर्म में, चाहे वो इनोवेटिव आइडियाज़ या कोई भी कॉपीराइट या पेटेंट वगैरह जो ब्रिटेन से इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसकी हैवी पेमेंट्स। देखो आप समझो कितना बड़ा सर्कल है, इंडिया का ही पैसा, इंडिया का रॉ मटेरियल वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर ब्रिटेन से इंडिया में पैसा आता है, फिर उसको यूटिलाइज़ करने का भी तरीका कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटेन ही डिसाइड करेगा, ब्रिटिश राज ही डिसाइड करेगा, और वो सारा का सारा अल्टीमेटली फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। तो अल्टीमेटली ले दे के क्रक्स ये था कि हमारा सारा रॉ मटेरियल चला गया, हमारी सारी वेल्थ चली गई और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। ये 3 की सरप्लस कैसे यूज़ हुआ पूछा जा सकता है, जो भी वॉर के एक्सपेंसेस थे उसके लिए, और जो ऑफिस सेटअप हुए उसकी पेमेंट्स के लिए, और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, जो इंडिया सर्विसेज ले रहा था ब्रिटेन से किसी भी तरह की, चाहे वो इनोवेशन के टर्म में हो या कॉपीराइट हो या पेटेंट। देखिए हमारे पे टेक्नोलॉजी तो थी नहीं सारी की सारी, तो हमें ब्रिटेन से ही लेनी थी, तो ब्रिटेन उसके लिए चार्जेस लेता था। जैसे आपने सुना होगा, अभी थोड़ा सा आपको रीसेंट एग्जांपल तो इसका ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, हीरो होंडा। तो जब पहले एक थे, आपने देखा होगा हीरो होंडा की बाइक्स आती थी, अब अलग हो गए, हीरो अलग है, होंडा अलग है। पहले क्या था, होंडा जो है वो अपनी टेक्निक देता था हीरो को, कि इंजन्स जो थे हीरो के बाइक्स में जो लगते थे वो होंडा की टेक्निक थी, तो होंडा उसके लिए चार्ज करता था। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सेम वे मारुति सुजुकी आपने देखा होगा, सुजुकी की टेक्निक है जो मारुति यूज़ करता है, तो इसलिए नाम भी मारुति सुजुकी है, और सुजुकी को उसके लिए पेमेंट मिलती है जिसको हम रॉयल्टी पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो अपनी टेक्निक शेयर कर रहे हैं मारुति के साथ, ठीक है। तो सेम वे जो ब्रिटेन था वो अपनी टेक्निक शेयर कर रहा था इंडिया के साथ, और उसके लिए उसे पेमेंट मिलती थी। समझ में आई बात। दस इंडियाज वेल्थ इज ड्रेन्ड इन 2 ways, फर्स्टली बाय एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, एंड सेकेंडली बाय मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड। पहले तो सारा रॉ मटेरियल ख़त्म किया, उससे जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया भी उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। इन 3 तरीकों से सारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो मिस यूटिलाइज किया गया। समझ में आई बात। तो इसी के साथ हमारा इम्पैक्ट ऑन फॉरेन सेक्टर ख़त्म होता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल पढ़ लिया और फॉरेन ट्रेड, यही एक मेन पार्ट था। अब हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके क्या हालात थे कॉलोनियल रूल के दौरान, ठीक है। तब पहले अब आप सबसे पहले शुरू से लेके यहाँ तक चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगली जो 3 चीज़ें हैं हमें उसका इनपुट इन टॉपिक्स में से ही लेना है। थैंक यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। सबसे पहले बेटा हमें ये समझना है कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को स्टडी करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये पता लगाना। और वो कैसे पता लगता है, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, मेल फीमेल रेशो क्या है, ठीक है। इस बेसिस पर जब किसी भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज
डेमोग्राफी ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए, डेमोग्राफी refers to the study of a population and help in understanding about the characteristics of population which are based on various factors such as age, gender, that is male female ratio, literacy, उनका occupation क्या है। तो आपने सबसे पहले समझा कि डेमोग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चेंज होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसका पैटर्न किस तरीके से चेंज हो। सर, पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। देखो, आपको पता है इकोनॉमीज 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले कोई भी इकोनॉमी बनती है वो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में होती है, फिर जब वो थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं तो डेवलपिंग के सिनेरियो में आते हैं, और जब वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो डेवलप्ड उसमें आते हैं। यस और नो? शो। अगर हम देखें तो अंडर डेवलपिंग का हमारे सामने एग्जाम्पल है नेपाल। इंडिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ डेवलपिंग, और अगर हम डेवलप्ड की बात करें तो यूएसए हमारे सामने। तो अगर आप देखें, क्या जो पॉपुलेशन पैटर्न है सब जगह सेम है? नहीं, सबका अलग अलग होगा। अब बड़े ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब, जो कि एक बार मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, कैन बी डिफाइंड एज चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में। देखिए, देयर इज अ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कि क्या कहती है, उसमें 3 स्टेजेस डिफाइन की गई हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड। 2 आप सर्च करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगी, 4th 5th, लेकिन ट्रेडिशनल जो सबसे प्योर थ्योरी थी उसके अंदर 3 स्टेजेस डिफाइन की गई। फर्स्ट, जो कि अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर पाई जाती है, जिसमें यह होता है कि उस इकोनॉमी में बर्थ रेट भी बहुत हाई होगा और डेथ रेट भी बहुत हाई होगा। अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो जनरली ये अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में देखने को मिलता है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए जरा, as per theory of demographic transition, every country passes through 3 stages. In the first stage, both birth rate and death rate are very high, और ये जनरली कब मिलता है, जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है बट डेथ रेट जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, मेडिसिन अवेलेबल होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर जो है जैसे वहाँ पे डेवलप होता है, तो डेवलपिंग में आ गया तो हेल्थ केयर सेक्टर वहाँ पे डेवलप हो जाता है। इस वजह से डेथ रेट थोड़ा लो हो जाता है, बट बर्थ रेट लो नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन जो अमंग द पीपल है कि लो पॉपुलेशन के क्या फ़ायदे हैं वो अभी इतनी स्प्रेड नहीं होती, और जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेज की जब बात आती है तो उस केस के अंदर बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी लो हो जाता है, और जनरली ये फाउंड होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, 3 चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डेमोग्राफी क्या होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को स्टडी करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम। एज पर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज के अंदर पॉपुलेशन और डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होता है, अंडर डेवलपिंग में देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है बेटा, बर्थ रेट हाई रहता है, डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, और ये जनरली देखने को मिलता है डेवलपिंग के अंदर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है कब, डेवलप में। सर, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो ऑब्वियसली बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हम अंडर डेवलपिंग में आते थे। आफ्टर 1921 सेकेंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हुआ, और नीदर द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई, और इंडिया जो है अब जाकर थर्ड स्टेज की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर आप पूछेंगे प्रैक्टिकली अभी तो वो सेकेंड स्टेज के अंदर ही है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया। हमें पढ़ना है कि कॉलोनियल रूल के दौरान डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब डेमोग्राफी जो थी इंडिया की, उसके क्या हालात थे। तो देखिए, आपको पता है ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उनको चाहिए था रॉ मटेरियल और अपने प्रोडक्ट की मार्केट। बट उन्होंने फर्स्ट
ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया में किया वो किया 1881 के अंदर, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, जिसके अंदर पता लगाने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका पैटर्न है क्या और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए, वो मैं आपको भी साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। ये सब चीज़ें जो निकल के आई फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस के बाद, हम एक एक करके अभी से डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए, with merely concerned with the promotion as well as the protection of economic interest of British only, the colonial government was not even concerned about the demographic conditions of India. Being ruled by Britishers since 1858, the first official census conducted by the British was in 1881. मेन आपको ये ध्यान रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेटा। द सेंसस वॉज नॉट इवन एक्यूरेट बट समहाउ इट हाईलाइटेड द अनइवननेस इन economic population growth, और subsequently even 10 years such census operations were carried out. अब उसके फीचर्स क्या थे, चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको हाई मोर्टालिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि पर 1000 इंडिविजुअल्स में जो नंबर ऑफ डेथ होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मोर्टालिटी रेट। तो मोर्टालिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि जितने भी 1000 चाइल्ड अगर बर्थ लेते हैं तो उसमें कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही है विद इन 1 ईयर, मतलब बच्चे का जन्म हुआ और 1 साल की एज होने से पहले पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ड्यू टू लैक ऑफ public health facilities, water and airborne diseases began to spread widely. The colonial rule was suffering with the death to such an extent that overall mortality rate was 218 per 1000. मतलब इतने बुरे हालात थे कि प्रति 1000 व्यक्तियों में से 218 लोगों की डेथ होती थी। और इसके पीछे जो कारण थे, देखिए कारण सिर्फ एक ही था, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पीने का पानी सही नहीं है, खाने के लोगों को मिल नहीं रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स लोग जी पाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन बी रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू लिव आउट। ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन ऑल्सो वॉज ऑल्सो वेरी लो। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट इसके अंदर। और देखिए बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं जो समझी जा सकती हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा उसके इम्पैक्ट यही होने थे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉवर्टी, अभी हमने पीछे पढ़ा कि देयर वाज द स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। As we know, due to the restrictive policies of colonial government, conditions of farmers were worst and there was scarcity of essential commodities in domestic market. Therefore, Indians were struggling for the basic needs of life and extreme poverty was there during the British rule. In totality, the basic standard of living of colonial India was worse. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लो लिटरेसी लेवल। अरे भैया ब्रिटिशर्स क्यों पढ़ाएंगे हिंदुस्तानियों को, अगर पढ़ लिख लेते उस समय हिंदुस्तानी तो बुद्धि आ जाती, और बुद्धि आ जाती तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती। तो उन्होंने अपनाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये क्या होती है सर, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? उन्होंने इंडिया के अंदर बड़े स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों को एजुकेट किया, और एजुकेट भी क्या किया, उस तरह की एजुकेशन दी जिसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं वो कम्युनिकेट कर पाएँ इंडियंस को, जो मासेस हैं, इंडियन पॉपुलेशन है, उसको वो कम्युनिकेट कर पाएँ। ये उनका एजुकेशन सिस्टम था। वो इंडिया से ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, पढ़े लिखे लोग निकले। उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया उसका मकसद ही यही था कि भैया सिर्फ बेसिकली उनको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो ब्रिटिशर्स की जो, एक तो वो इंग्लिश बोलते थे, हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले थे, तो सबसे पहले तो कह सकते हो आप इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत थी, और उनका पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इसी चीज़ पे फोकस करता था, और इसी चीज़ को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। They educated the small section of upper and middle classes who can act as interpreters between the government and the masses. This is also called downward filtration theory.
और हालात क्या थे देखना चाहते हो, जरा देखो अगली लाइन पढ़ के। Thus Indians were not even educated enough, which is represented by the literacy level। और क्या था, 16% था, was less than 16%। जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो 16% से कम था। मतलब प्रति 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 16 या उससे कम लोग जो थे वो एजुकेटेड थे। और आपको पता है लिटरेसी डिफाइन कैसे होती है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है तो उसे हम लिटरेट कहते हैं, और वो भी उस समय 16% से कम था। इतने बुरे हालात थे। एंड फीमेल लिटरेसी रेट के तो उससे भी बुरे हालात थे, सिर्फ 7%। दिस प्रूफ दैट दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। जब बंदा पढ़ा ही, आज आपको अपने राइट्स पता है, क्यों पता है, पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे ना हो तो आपको आपके राइट्स पता है होते, नहीं पता होते। और उन्होंने यही किया, उन्होंने एजुकेशन दी नहीं ताकि कभी हिंदुस्तानियों को उनके राइट्स ना पता लगे। द एक्सट्रीम पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ द टाइम। सो इसमें हमने पूरा ओवरऑल देखा। सबसे पहले डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, उसकी 3 फेजेस क्या है, और कॉलोनियल रूल के दौरान हिंदुस्तान में क्या था, क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन थी, जिसमें हमने देखा क्या मोर्टालिटी रेट हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, और जो लिटरेसी लेवल था वो बहुत कम था। इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे पढ़ लीजिए और एक बार लिख के जरूर देख लीजिएगा ताकि टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। इंडियन इकोनॉमी में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स। जो भी वर्कफोर्स थी उस समय इंडिया की, उस वर्कफोर्स को किस सेक्टर से कितना रोजगार मिल रहा था, ये हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। देखिए आपको पता है, हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा कि कॉलोनियल रूल के दौरान हम बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे थे। हमारी 85% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन जो है उसे एग्रीकल्चर सेक्टर से रोजगार उस समय मिल रहा था। उसके बाद जो बचा कुचा रोजगार था वो मिल रहा था हमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से। इंडस्ट्रीज़ में भी हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत लगी वो महाराष्ट्र, गुजरात और इधर बंगाल की साइड लगी, तो थ्रू आउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ लगी वो बड़े सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में लगी, जिसकी वजह से सबको रोजगार इंडस्ट्रीज़ में नहीं मिल पाया। मिला बहुत थोड़ा, और वो भी जो मिला वो भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ थ्रू आउट इंडिया नहीं लगी हुई थी। समझ में आया? तो इसमें बात इतनी सी है, आइए एक बार देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स इन सोसाइटी क्लासिफाइड एज पर स्किल्स, इकोनॉमिक फंक्शन और सोशल स्टेटस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद सीधे आ जाइए कि कॉलोनियल रूल के दौरान क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करें, कॉलोनियल इंडिया रिमेन फंडामेंटली एग्रियन। Under British rule, the agriculture sector accounted for largest workforce with a high percentage of 70 to 75%। अब आप कहेंगे सर आपने तो पीछे लिखा था 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ब्रैकेट में अप्रॉक्स 85%। देखिए वो रियल डेटा था, लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अप्रॉक्स 85%, वो रियल डेटा है। जो एनसीईआरटी कहती है हमें वही डेटा लिख के आना है। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो एनसीईआरटी में भी अगर आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखें 3/4 पॉपुलेशन, ठीक है, तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। और उस 3/4 को मैंने अपने जब रिसर्च करी तो देखा कि इट वाज नियर बाय 85%, बट क्योंकि 3/4 पॉपुलेशन थी तो हमें फोकस उस पर रखना है, और ये मैंने फिर ब्रैकेट के अंदर इसलिए डाल दिया था। तो आपको 3/4 ही ध्यान रखना है मेन। समझ में ही बात? चलिए तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे अपने। तो 70 से 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। विद द व्यू ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उन्होंने पॉलिसीज़ ही ऐसी बनाई थी कि सारे जो हैं बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हो जाएं। उसके बाद लो वर्कफोर्स थी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। एज द स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिशर्स सक्सीड, देयर वाज अ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। Indian merchant collapsed miserably. All this leads to the failure of manufacturing sectors in providing employment. Due to lack of opportunities in industrial sector, सिर्फ 10% वर्कफोर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, और लो लिटरेसी लेवल्स और एजुकेशन की वजह से सिर्फ 15 से 20% जो वर्कफोर्स थी वो सर्विस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही थी। और ये सर्विसेज भी किस तरह की हुआ करती थी, जो अनएजुकेटेड लोग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन,
मैंने आपको बताया जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगी वो भी बड़े सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर लगी। तो अंडर colonial rule growing regional variation was a striking aspect which can be seen as follow. In Madras Presidency comprising of present day state of Tamil Nadu, Andhra, Kerala and Karnataka, मतलब जो मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको बोला जा रहा है वो आज के तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और कर्नाटका को मिलके बनते हैं। There was a decline in the dependence of workforce on agriculture with increase in the workforce of manufacturing and service sector. The states such as Odisha, Rajasthan, Punjab showed increase in the workforce engaged in the agriculture sector. Due to selfish interest of colonial government, people of India were not even getting the stable and secure employment, and those who were employed were being exploited. तो ये पॉइंट तो आप बेशक इग्नोर करिए, मेन तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में ये पॉइंट आपको एग्जाम के लिए मत याद करिएगा, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको याद रखना इसमें पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि जो वर्क फोर्स है किसी भी इकोनॉमी को, उसको जो डिफरेंट सेक्टर से कितना कितना परसेंटेज रोजगार मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें तो फंडामेंटली हम एग्रीन थे, मतलब 70 से 75% जो एम्प्लॉयमेंट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था, 10% के आसपास जो है वो आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग से, और 15 से 20% जो आ रहा था वो आ रहा था सर्विस सेक्टर से, ठीक है। और इसके पीछे रीजंस हमें पता ही है, रीजनल वेरिएशंस बहुत थे, कहीं पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और कहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये था क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। अब इसे एक बार आप पहले सारा का सारा यहाँ तक पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आप चैप्टर एंड में हैं। और मैं आपको बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे एक बार लिखें ज़रूर अपने आप, क्योंकि देखिए अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर आपको लेटर ऑन दिक्कत आएगी। आगे बढ़ना तभी है आपको जब आपने टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद एक बार हाथ से लिख लिया। टॉपिक टू टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इंडियन इकोनॉमिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ नहीं लिख रहे, तो फिर आपको डेफिनेटली इस पूरे इंडियन इकोनॉमी का कोर्स तो आप कर लेंगे, लेकिन आप तैयार नहीं होंगे कि लिखना किस तरीके से। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करनी है। चलिए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जो फंडामेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी में, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सीवेज, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी आयरॉनिकल जो सुप्रीम थिंग चीज़ करी वो ये था कि कॉलोनियल रूल के दौरान थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिंदुस्तान में देखा गया, लेकिन ये भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट इसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट का ज़्यादा था, रादर देन द पर्पस टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसके पीछे मकसद नहीं था, मकसद था कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा बेटर वे में सर्व किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो भी उन्होंने रोड्स या रेलवेज डेवलप किए, उनका मेन मकसद था इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करना, सो दैट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उसके अगेंस्ट आर्मी को खड़ा किया जा सके, या जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाने थे उसके लिए उन्होंने रोड्स एंड रेलवेज डेवलप किए। अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, सो दैट राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम राइट प्लेस पर पहुंच सके, उसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया। तो जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे उसका जो मेन मकसद था दैट वाज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी, वो बात अलग है, बाय डिफ़ॉल्ट वो हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जो मेन मकसद था, उनका सेल्फ मोटिव था, वो थे ये 3। तो देखिए आयरॉनिकल सुप्रीम थिंग जो उन्होंने करी, जिसके अंदर उन्होंने रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो हैं वो डेवलप किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप द ट्रांसपोर्टेशन। इसके पीछे मकसद क्या था, मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन or the port in order to send these to England or other places, and reducing the average transportation cost in terms of money and time, ठीक है। तो ये मकसद था। इसके ऊपर आपसे एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द पर्पसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द कॉलोनियल रूल। लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट वर द पर्पसेस बिहाइंड द डेवलपमेंट, बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सुएज कैनाल की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, जस्ट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्या हालात थे रोड्स के, रेलवेज़ के, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक इनलैंड वाटरवेज, पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के। फटाफट एक बार ये जो
मैंने आपको एक मेन क्वेश्चन करवाया कि किस पर्पज़ से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, ये याद करके एक बार फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर की। बहुत ही सिंपल है, जस्ट प्लेन रीडिंग आपको करनी है। रोड्स की अगर हम बात करें कॉलोनियल गवर्नमेंट में, तो ऐसे पक्के रोड्स जो थे वो बहुत कम थे, पक्के रोड्स नहीं देखने को मिलते थे, और मानसून के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था, दलदल हो जाती थी, और ब्रिटिशर्स को कोई फ़ायदा ऐसा रोड से ज़्यादा मिल नहीं रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है रोड्स बनाने में, ऐसा उनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था। टोल्स उस समय भी लिए जाते थे चुंगी की फॉर्म में, बेसिकली उस समय चुंगी वर्ड यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ टोल, बट वो चुंगी से भी इतनी कोई खास कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो यही सब इसके अंदर है। एनिमल ड्रॉन कैरेजेस बहुत चलते थे उस समय। बिफोर द ब्रिटिश रूल द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया वर पुअर टू द एक्सटेंट दैट इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस देर वर नॉट इवन पक्का रोड्स फॉर ट्रैवलिंग. The conditions of these tracks got worse during rains or floods. Transportation means used by the people in India at that time comprises of animal-drawn carriages, which proved to be our slowest means. Britishers did not even want to invest much funds in the infrastructure development. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स रोड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि रिटर्न जो था वो बहुत लो था. They were not concerned much with the development of road as the investment return on goods was low as compared to the railways. Railway में अच्छा मुनाफा था as compared to road due to the poor conditions of roads and higher repairing cost at the time of monsoon. So इस वजह से कहीं ना कहीं रोड्स का वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला. The roads that were built by Britishers, वो भी किस लिए किए गए थे, मैंने बताया ब्रिटिश आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए और रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड को इधर उधर करने के लिए. रेलवे, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत 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 चांसेस हैं, इसे बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना. शॉर्ट नोट आ सकता है कि रेलवे का जो कॉलोनियल रूल के अंदर डेवलपमेंट था वो कैसा रहा. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1850 के अंदर रेलवेज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है इसे कॉलोनियल रूल का. इट प्रूव्ड इन ब्रेकिंग द जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन इंडिया इन एवरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. Railway also helped in integrating the Indian market, which led to decline in regional variability in the prices of food grains. उससे हुआ क्या कि जहाँ रेलवे एक बार डेवलप हो जाए, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दे, तो एक आप कह सकते हैं फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो जाता है, चीज़ें इधर की उधर आसानी से जा सकती हैं, प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है, जब जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे चीज़ों को भेजा जा सकता है. तो कहीं ना कहीं ये एक उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था और पब्लिक को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता था. बट इट प्रूव्ड नेगेटिवली ऑल्सो एज द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि लोगों को अब रेलवे मिल गया, भैया किसी भी कोने पे आप ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करिए जिससे पैसा मिल सके. तो हो क्या रहा था, कमर्शलाइजेशन बढ़ गया और ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया जिससे कि पैसा कमाया जा सके, क्योंकि वो कंट्री के किसी भी पार्ट से किसी पार्ट में पहुंचा सकते थे, एंड डायरेक्टली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी. ठीक है. इसके बाद इनलैंड वाटरवेज़ की अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज़ एंड सी लाइन्स वर ऑल्सो डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और ये तो ज़रूरी भी था उनके लिए. द मेजर पोर्ट्स फैसिलिटेड द मूवमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द, नाम आपको क्या याद रखना है ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कौन से मेजर पोर्ट थे जो उन्होंने डेवलप किए. थोड़ा सा हिस्टोरिक है यहाँ, डेटा याद करना पड़ेगा आपको मेन तो. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, कराची और रंगून, नाम प्लीज़ यही याद रखिएगा, नए वाले नाम मत याद रखिएगा. ठीक है. Inland waterways proved uneconomical as it failed to compete with the railways and were not satisfactory enough. तो मेन तो आप इसी में पोर्ट्स याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. देखिए ये बेसिकली उन्होंने यूज़ किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज़ किया गया. ये पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर. जो मैं बोलता हूँ ना कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क का, तो बुक पे वहीं लिख लिया करो कि इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस पर 3 मार्क का. जैसे भी मैंने रेलवे पे बोला आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में तो ये आ सकता है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डेवलपमेंट किस तरीके से किया. तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. फर्स्ट लाइन जो टेलीग्राफ की थी वो थी कैलकाटा एंड डायमंड हार्बर के बीच में, जिसे 1851 में ओपन किया गया. इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. और द पोस्टल सर्विस प्रूव टू बी एन असेंशियल फैसिलिटी फॉर जनरल पब्लिक बट रिमेन अनएडिक्वेट. तो जो दो पॉजिटिव सबसे ज़्यादा चीज़ें थी वो रेलवे और पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. रेलवे से अनडाउटेडली आम पब्लिक को भी फ़ायदा हो रहा था
कमर्शलाइजेशन तो बड़ा ही बड़ा था और प्राइस स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन हो पा रही थी। उसके बाद पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने की। बट क्वेश्चन अगर फुल फ्लैश आता है तो रेलवे पे पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पे 1 मार्क के क्वेश्चन ना 2-3 इस पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, उम्मीद किया है मैंने आपसे कि आप हर टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ उसे लिख रहे हैं याद करके। अब इसकी बुक के नीचे आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के हिंट्स दिए गए हैं, किसके अंदर क्या आंसर आएगा आप देख सकते हैं। सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया गया है और कुछ भी कंटेंट से बाहर नहीं। अगर आपने सारा कंटेंट कर लिया है तो जस्ट एक बार गो थ्रू करिए सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और आपको ये समझ में आए कि किस क्वेश्चन में किस तरह का आंसर लिखना है। और सारे जो आंसर्स लिए गए हैं वो कंटेंट में से लिए गए हैं, तो कोई भी एक नॉट इवन अ सिंगल आंसर इज़ देयर जो आपको इसमें याद करना पड़ेगा। कंटेंट आपका प्रिपेयर हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1। चलिए अब मिलते हैं चैप्टर 2 के अंदर।